नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, हिस्ट्री की सीरीज में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम अभी तक स्टोन एज को कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग आईवीसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। फिर हम लोगों ने वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैनिज्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके बाद हम महाजनपद या फिर एम्पायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग एम्पायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग सीरीज वाइज चल रहे हैं, क्रोनोलॉजी के टाइप से चल रहे हैं। तो आपको सभी वीडियोस देखनी चाहिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक फुल फ्लेज अपनी प्रिपरेशन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के टाइम पे इंडिया के अंदर 16 महाजनपद थे। महाजनपद मतलब कि कबीले टाइप लगा लो आप लोग, स्टेट्स टाइप लगा लो आप लोग, की छोटी छोटी स्टेट्स थी इंडिया में। इंडिया स्टेट्स में बंटा हुआ था, आज की तरह नहीं वो स्टेट्स अलग थी। वो हर एक स्टेट का अपना एक कानून होता था, अपने आप में वो इंडिपेंडेंट होती थी, दूसरी स्टेट से उसका कोई लेना देना नहीं था। हाँ, एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर कब्जा करना चाहती थी ताकि अपनी स्टेट का जो राज्य है उसका विस्तार किया जा सके। ठीक है, लेकिन सभी स्टेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी। 16 स्टेट्स के अंदर से जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेट थी, जो आगे जाकर सभी से आगे उभर कर आई, वो कौन सी थी? मगधा स्टेट, मगधा एम्पायर। मगधा एम्पायर 16 स्टेट्स में से सबसे आगे उभर कर आई। क्यों आई? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 16 स्टेट्स हैं, 16 स्टेट्स में से मगधा ही सबसे आगे क्यों आ रही है? और भी तो आ सकती है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि मान लो कि 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, एक के ही टॉपर जो है उसके नंबर सबसे ज्यादा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कुछ कारण होते हैं, उसने स्टडी ज्यादा की होगी, उसकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी, सब कुछ ऐसे ही। कि फिर मगधा एम्पायर, जो मगधा राज्य था, वो सबसे आगे क्यों आया? क्या था उसके पास? क्या था ऐसा खास कि वो सबसे आगे निकल कर आ गया? तो कुछ कारण मैं आपको यहां पर बताता हूं। सबसे पहले जो मगधा था, मगध कह सकते हो आप, हिंदी में मगधा कह रहे हैं हम, एक को प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं हम इसमें, वैसे मगध कह सकते हो आप। जो मगध राज्य था वो सबसे आगे क्यों आया? क्योंकि जहां पर ये था, आज के जो बिहार वाला एरिया है ना, वहां पर ये लोग थे, मगधा एम्पायर। तो सबसे पहले तो इनके पास जो पहला कारण हम अगर हम लें, जो इनकी कैपिटल होती थी, वो कैपिटल क्या थी? वो चारों तरफ से मेन मेन रास्तों से, वो पहाड़ों से घिरी होती थी कि उसके ऊपर किसी दूसरी स्टेट का आक्रमण करना इम्पॉसिबल ही था, कि उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको चारों साइड से क्या है? घेरा हुआ है पहाड़ों ने। तो आप उनको चट्टानों को क्रॉस करके उस पर अटैक नहीं कर सकते, इसलिए वो बचे रहे, वो सेफ रहे। दूसरी बात, इन लोगों के पास ही आयरन के डिपॉजिट थे। आयरन के डिपॉजिट से क्या होगा? क्योंकि उस टाइम पे जो हथियार थे वो किसके बनते थे? आयरन के। तलवारें हो गए, भाले वगैरह हो गए, जो भी ये लोग बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं? आयरन से। तो इनके पास हथियार बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो इनके पास ही है, इनको किसी से लेकर नहीं आना है, इसलिए ये लोग आगे निकल के बाकी सबसे। तीसरा पॉइंट, जिस एरिया में ये लोग रह रहे हैं, बिहार वाले एरिया में उस टाइम पे लोग रह रहे थे, वहां पे जो सोइल थी वो कौन सी थी? फर्टाइल सोइल थी वो। मतलब वहां पर इतनी फसल ये लोग उगा सकते थे कि इनका अपना काम चल सके। इंडिपेंडेंट थे ये फसलों के उत्पादन में, प्रोडक्शन में। बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती थी। ज्योग्राफी में वैसे हम डिस्कस करेंगे ये। जहां से रिवर निकलती हैं उसके आसपास की जो जमीन होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, और जो नदी होती है, जो रिवर्स होती है, वहां से उस जमीन को पानी भी मिल जाता है, तो प्रोडक्शन तो बिल्कुल ही अच्छा होना है। ठीक है, ये आपको मैं जो हाई लेवल के लोग कहते हैं ना, हाई लेवल के क्वेश्चन या आंसर जो भी है ये डिस्कशन, ये आपको मैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ बिल्कुल, ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि अब ये नदियों के आसपास की जमीन वाला, वैसे इसको हम फैला के वो साइंटिफिकली टर्म में यूज करके भी बड़ा सजावट कर सकते हैं इसकी, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आएंगे ये पॉइंट। मैं बता ऐसे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। सो फर्टाइल सोइल के कारण
इनकी जो प्रोडक्शन था क्रॉप्स का वो काफी अच्छा हो रहा था। तो ये सारे कारण मिलके मगध को उन 16 स्टेट्स में मगध को सबसे आगे लाने के लिए सहायक सिद्ध हुए, जिसके कारण जो मगध एम्पायर था वो बढ़ता ही चला गया, उसका जो राज्य का विस्तार था वो होता ही चला गया। ठीक है, तो ये जो मेन पॉइंट थे आपको मैंने पहले वो बताए। अब हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, कौन कब आया, कौन सा राजा आया, सब कुछ याद नहीं रखना, कुछ कुछ याद रखना होता है। तो देखते हैं क्या क्या याद रखना है हमने। देखो, मगध एम्पायर रूल्ड फ्रॉम 6th century BC टू 4th century BC। BC क्या होता है मैंने आपको बताया था, बिफोर क्राइस्ट इरा। सभी वीडियोस को देखो, सब कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। इन द एज ऑफ बुद्धा देयर वर 16 लार्ज स्टेट्स। उस दिन भी हमने ये पढ़ा था, जिसको महाजनपद कहा जा रहा था, स्टेट्स को बता दिया मैंने आपको ये पहले ही। जिसमें से कि मगधा, कोसाला, वात्सा, अवंती ये पावरफुल स्टेट्स थी। मगधा सबसे लीडिंग स्टेट सामने उभर कर आया। मगधा सिचुएटेड था आज के बिहार में। मगधा एम्पायर के अंदर सबसे पहली जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो थी हरंका डायनेस्टी। ठीक है, जो घराना वहां पर सबसे पहले रूल कर रहा था। स्टेट है, स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग रूल कर सकते हैं ना, कभी कांग्रेस का रूल आ गया, कभी बीजेपी का रूल आ गया। आज के टाइम पे गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, पर वंश वहां पर जो थे वो राज कर रहे थे। फर्स्ट और पावरफुल डायनेस्टी थी मगधा के अंदर हरंका डायनेस्टी। बिंबिसारा सबसे पहले रूलर थे जिन्होंने इस डायनेस्टी को, पावरफुल रूलर थे इस डायनेस्टी के सबसे। 544 BC से लेकर 492 BC तक इनका टाइम पीरियड था। BC में टाइम पीरियड कैसे होता है, बैक आते हैं जीरो की तरफ। सन किसके थे, भाटिया के थे। इन्होंने मगधा को रूल किया 544 BC से लेकर 492 BC तक। ठीक है जी। कंटेम्पररी थे और फॉलोअर थे बुद्धा के, और इन्होंने महावीरा को भी एडमायर किया, उनकी भी प्रशंसा की। महावीर जैन के बारे में हमने पढ़ा है। इनकी कैपिटल कहां पर थी, गिरिवराज राजगृह। ठीक है जी। इनको श्रेणियां भी कहा जाता है, इनके टाइटल थे डिफरेंट डिफरेंट। जैसे हम लोग किसी का कोई नाम रख लेते हैं, चिंटू मिंटू जो भी है, वैसे इनके टाइटल थे। ये फर्स्ट किंग थे जिनके पास अपनी आर्मी थी। तो आप लोग अब ये सोचोगे कि जो इससे पहले किंग थे उनके पास अपनी आर्मी नहीं थी क्या? नहीं थी उनके पास अपनी आर्मी। क्यों नहीं थी? तो फिर जंग के टाइम पे वो क्या कर रहे थे? जंग के टाइम पे मान लो एक किंग की जंग हो गई, इससे पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो एक किंग क्या करता था, अपने कबीले में से लोगों को बुला लेता था कि हमारी जंग हो रही है, आप आओ, हमारी हेल्प करो, अपने कबीले को बचाओ। ऐसे काम चलता था इससे पहले। लेकिन बिंबिसारा आया, उसने कहा नहीं नहीं, अपनी आर्मी बनाते हैं ताकि बाकी लोगों से हेल्प ना लेनी पड़े और अपने राज्य का भी विस्तार किया जा सके। ठीक है जी। इन्होंने स्टार्ट किया यूजिंग मैट्रिमोनियल अलायंसेस टू स्ट्रेंथन हिज पॉलिटिकल पोजीशन। मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होता है जी? अभी ये औखा सा वर्ड बता रहे हो सर, क्या है ये क्या होता है? मैट्रिमोनियल अलायंस होता है कि कोई एक राजा, कोई राजा ए है, कोई राजा बी है। ए राजा किसी दूसरे राजे की लड़की या लड़के के साथ अपनी लड़के या लड़की की शादी कर देता है, जिससे उनके अंदर अच्छे संबंध बन जाते थे, मैत्रीपूर्ण संबंध, फ्रेंडली रिलेशन, जिसके कारण वो राज्य इस राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, अच्छे संबंध रहेंगे। इसे हम कहते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस। ठीक है जी। इसके बाद बिंबिसारा की 3 वाइफ थी। एक कुशाला देवी, जो कुशाला के जो किंग थे उनकी डॉटर थी, लड़की थी, सिस्टर थी प्रसन्नजीत की। एक चिलाना जो डॉटर थी लिच्छवी चीफ ऑफ वैशाली की। एक खीमा जो डॉटर थी किंग ऑफ मोद्रा पंजाब की। तो 3 वाइफ कौन कौन सी हैं? कुशाला देवी होगी एक तो जी, दूसरी चिलाना, तीसरी खीमा। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन, की ज्यादा से ज्यादा लड़ाई करके अपने राज्य को एक्सपेंड करना है। क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी स्टैंडिंग आर्मी थी। मोस्ट नोटेबल कॉन्क्वेस्ट बाय बिंबिसारा वाज दैट ऑफ अंग। अंग राज्य को उन्होंने जीत लिया था। ही हैड एन इफेक्टिव एंड एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ऑफिसर्स ऑक्यूपाइंग हाई पोस्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 3, एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री, जुडिशियल। आज के टाइम पे आप लोग देख रहे होंगे ना, आज के टाइम पे भी क्या होता है? एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशियरी सिस्टम है, मिलिट्री सिस्टम है। उस टाइम पे भी ऐसा ही था। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों ने बना रखा था उस टाइम पे भी। इनके बाद आता है अजातशत्रु, इनका लड़का। इनका टाइम पीरियड 492 BC से लेकर 460 BC तक था। सन थे बिंबिसारा के और चिलाना के।
क्योंकि 3 वाइफ हुई हैं बिंबिसारा की, चिलाना, खेमा और कुशाला देवी, ये चिलाना के लड़के थे। ही किल्ड हिज फादर एंड बिकम रूलर, अपने फादर को मार दिया और रूलर बन गया। पुराने टाइम में हिस्ट्री में यही होता था, गद्दी पाने के लिए किसी को भी मार काट देते थे वो लोग। इन्होंने एम्ब्रेस किया बुद्धिज्म को, जो रिलीजन था उसको इन्होंने अपनाया। He convened the first Buddhist council at Rajgarh just after the death of Buddha in 483 BC। डिस्कस की था कि हमने 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। पहली कहां पर हुई है? राजगृह में। दूसरी कहां पर हुई है? वैशाली में। तीसरी कहां पर हुई है? पाटलिपुत्रा में। चौथी कहां पर हुई है? कश्मीर में। तभी कह रहा हूं कि वीडियो को कंटिन्यूटी में देखो ताकि आपको सब कुछ याद हो। ठीक है जी। इन्होंने वार लड़ी कुशाला के और वैशाली के अगेंस्ट और उनको जीता। तो इनके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे किंग उदयन। ये सन थे अजातशत्रु के। इन्होंने कैपिटल को कहां पर शिफ्ट कर दिया? पाटलिपुत्रा में, पटना आज का। मेजर हरंका रूलर में से लास्ट थे, इनके बाद भी आए, लेकिन मेजर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है जी। इनके बाद भी आए, अनिरुद्धा आया, मांडा आया, नागडस्का आया, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर रूलर थे। ठीक है जी। इनके बाद जो मगधा के अंदर नेक्स्ट डायनेस्टी आती है वो आती है जी शिशुनागा डायनेस्टी। सो इसको देख लेते हैं अब हम। अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन क्रॉनिकल्स द पीपल ऑफ मगधा रिवोल्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ नागडसक, जो कि रूलर था इससे पहले वर्ल्ड डायनेस्टी का, और उन्होंने अमत्या एक मिनिस्टर को जिसका नाम था शिशुनागा, उसको किंग जो था डिक्लेयर कर दिया, बिठा दिया। शिशुनाग was the viceroy of Kashi before becoming the king of Magda। कैपिटल गिरिवराज। पटना में कैपिटल किसने शिफ्ट की थी? उदयन ने। ये भी याद रखना, मेन पॉइंट है, पेपर में आया हुआ है यहाँ से। सो ही annexed अवंती एंड brought an end to the long rivalry between Magda and अवंती। अवंती को इन्होंने जीत लिया। इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कहां पर कर दिया? वैशाली में कर दिया बाद में। ठीक है जी, शिशुनागा ने। इनके बाद आता है जी सन इनका कालाशोका। इन्होंने कैपिटल को फिर शिफ्ट कर दिया कहां पर? पटना में, सॉरी पाटलिपुत्र, मतलब आज की पटना ही लगा लो आप लोग, लेकिन उस टाइम का नाम लेके चलेंगे हम लोग। ही कनेक्टेड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली। ही वाज किल्ड इन ए पैलेस रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट द नंदा डायनेस्टी टू द थ्रोन। तो इनकी डेथ होगी। फिर आगे नंदा डायनेस्टी जी। दिस वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। क्षत्रिय पहले इससे क्षत्रिय थे, अभी नॉन क्षत्रिय है। पहला रूलर था महापद्मानंदा, जिसने की थ्रोन ली किससे? कालाशोका से। तो महापद्मानंदा, ही इज कॉल्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया। ही मर्डर्ड कालाशोका टू बिकम द किंग। His origins are not clear as per the Purans। He was the son of the last Shishunaga king from a Sudra woman। मतलब पता नहीं कि कौन सी कास्ट से ये बिलोंग कर रहे हैं। इनका रेन था 28 ईयर्स तक, फ्रॉम 367 BC टू 338 BC। ठीक है जी। ही इज ऑल्सो कॉल्ड सर्व क्षत्रियांतक, डेस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियाज एंड एक रथ। इनके 2 टाइटल हैं महापद्मानंदा के, एक सर्व क्षत्रियांतक, एक रथ। ठीक है जी। ये दोनों टाइटल हैं किसके? महापद्मानंदा के, सर्व क्षत्रियांतक और एक रथ। द एम्पायर ग्रू अंडर हिज रेन। इट रैन फ्रॉम द Kuru country in the north to the Godavari valley in the south and from Magda in the east to Narmada on the west। काफी बड़ा इनका एम्पायर था। He conquered many kingdoms including कलिंगा। कलिंगा को भी इन्होंने जो था कनकर कर लिया था, जीत लिया था। इसके बाद आता है जी नंदा। लास्ट नंदा रूलर था ये। ही इज रेफर्ड टू एज एग्रेम्स और एक्जेंड्रेम्स इन ग्रीक टेक्स्ट। एग्रेम्स भी कहा जाता है, एक्जेंड्रेम्स भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन बट ही कुड नॉट प्रोसीड टुवर्ड्स द गंगेटिक प्लेन्स बिकॉज ऑफ हिज आर्मीज रिफ्यूजल। आगे नहीं जा पाया, लेकिन अलेक्जेंडर किसके टाइम पे इंडिया में आया है जी? धनंदा के टाइम पे। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं
He inherited a huge empire from his father. He possessed a standing army of 2 लाख infantry, पैदल सैनिक 2 लाख थे इसके पास, 20,000 कैवेलरी, 20,000 इसके पास घोड़सवार थे, 3,000 इसके पास हाथी, 2,000 इसके पास रथ थे। ही बिकम अ पावरफुल रूलर बिकॉज ऑफ दिस। काफी कुछ, इतनी बड़ी आर्मी ले रहा है तो पावरफुल रूलर तो होगा ही। ही सेड टू बी वन ऑफ द 8 or 9 sons ऑफ महापद्मानंदा। He became unpopular with his subjects owing to an oppressive way of extorting tax. Also, his Sudra origin and an anti-Kshatriya policy led to a large number of enemies. ये अपने लोगों के बीच में अनपॉपुलर बन गया था, अप्रसिद्ध हो गया था, प्रसिद्ध नहीं रहा था क्योंकि ये लोगों से टैक्स वसूल कर रहा था ज्यादा। Finally, he was overthrown by Chandragupta Maurya along with Chanakya, which led to the foundations of the Mauryan Empire in India. चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको थ्रोन से हटा दिया, जिसके कारण इंडिया में कौन सी एम्पायर स्थापित हुई? मौर्यन एम्पायर। इसके बारे में हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही करेंगे ताकि आपको हिस्ट्री ज्यादा बोर ना लगे और आपको ज्यादा ओवर ना हो जाए, ओवरफीड ना हो जाओ आप लोग। इसमें एक आया है आपके पास यहाँ पर लेजेंडरीज के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी स्टोरी है इसकी, बताऊंगा आपको मैं। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कई बार ये भी आ सकता है कि क्या हमें सब कुछ याद रखना है या डेट्स सारी याद रखनी पड़ेंगी? इतनी डेट्स कैसे याद रखेंगे सर हम? डेट्स सारी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। हमेशा मैं हिस्ट्री क्लास में शुरू से एक ही बात कहता हूँ जब से मैं पढ़ा रहा हूँ कि हिस्ट्री को 2 टाइप से आप याद कर सकते हो, एक टाइम के हिसाब से और दूसरा क्रोनोलॉजी के हिसाब से। या तो आप लोग सारी डेट याद कर लो फिर, जो कि टफ है, थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर आप क्रोनोलॉजी याद करो। क्रोनोलॉजी सिंपल होती है, क्रोनोलॉजी याद कर लो। सबसे पहले कौन आ रहा है जी? हरंकर डायनेस्टी आ रही है, फिर कौन सी डायनेस्टी आ रही है? सुसनगर डायनेस्टी आ रही है, फिर कौन सी डायनेस्टी आएगी? नंदा डायनेस्टी आएगी, फिर कौन सी डायनेस्टी आएगी? मौर्यन डायनेस्टी आएगी। ऐसे याद कर लो या तो आप लोग, या फिर आप लोगों को डेट्स याद करनी पड़ेगी। मेरा मानना है कि क्रोनोलॉजी से आप लोग याद करोगे तो आपको आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा, ज्यादा आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आज हमने बड़ा सिंपल टर्म्स में समझा इसको। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। एक और नई वीडियो लेकर, एक नए इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों को कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।